हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो देखिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और ये आप लोग इसको अगर इस टाइम देख कर जाते हैं, इस टाइम अगर आप साथ ही साथ इसको रिवाइज कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप इसको सही तरीका से और सही वे में अगर आप देख कर जाते हैं, अगर आपको इसको हर एक क्वेश्चन को सही तरीका से देखकर एक सही वे में अगर वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को अभी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमें आता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो आपको यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा। तो जो भी लोग हैं, सर इलेक्ट्रिकल सेकंड में फंडामेंटल ऑफ सिस्टम एंड सी पुराना का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए बाबू, आप लोग के अंदर पेशेंस, हम बताए भी थे कि सबसे पहला चीज जो होता है पेशेंस नाम का चीज होता है। जो पेशेंस रखना है आप लोग का, एग्जाम आप लोग का जिस दिन है फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग का, उसका वीवीआई क्वेश्चन और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन यूट्यूब पे कराया जाएगा। आप लोग को चैट सेक्शन यहाँ पे खुला है, उस चैट सेक्शन में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया जा रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद आप लोग को जो भी फर्दर क्या क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक जो बताया जा रहा है, इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप चैनल लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन करें आप लोग। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू, एक बॉडी है जिसका वेट क्या है बाबू, एक बॉडी है जिसका वेट है डब्ल्यू न्यूटन। कहता है ए बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और इस पे एक डब्ल्यू वेट का बॉडी को रखा गया है। मतलब मान लो कि हमारा एक रफ इंक्लाइन प्लेन है। कैसा इंक्लाइन प्लेन है? रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। और इस रफ इंक्लाइन प्लेन पे क्या किया गया है, एक बॉडी जो है उसको रखा गया जिसका वेट डब्ल्यू है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो इस बॉडी को जो रखा गया है, इस बॉडी का जो इंक्लाइनेशन है, मतलब इस बॉडी जो इंक्लाइन किया हुआ है प्लेन पे जो रखा हुआ गया है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वह किससे बड़ा है जी? तो एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन है वह हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है। ये आप लोग का फ्रिक्शन में बताया गया था कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखो एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन उसको थीटा से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किससे बड़ा है जी? तो एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन बड़ा है वह एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है। मतलब कि म्यू जो इस तरह से होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या है, यह बड़ा है। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अगर बड़ा रहेगा, तो जो फ्रिक्शन है उससे अगर बड़ा रहेगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो भी हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो हो जाएगा वह जीरो हो जाएगा। मतलब बहुत देर तक बॉडी को वह होल्ड करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि बॉडी का क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज्यादा है। तो बॉडी को ज्यादा देर तक वह होल्ड करके वहां पे रफ सरफेस पे नहीं रख सकता है। बॉडी हमारा क्या कर जाएगा, बॉडी जो रहेगा हमारा वह स्लाइड्स कर जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही चीज को रहेगा बॉडी विल बी, तो बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर बड़ा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, तो बॉडी हमारा फ्रिक्शन में से बड़ा अगर है तो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स पे जो लग रहा है वह जीरो हो जाए, कपल जो लग रहा है वह जीरो हो जाए, उस पे जो मोमेंट लग रहा है वह जीरो हो जाए, तो सारा वैल्यू, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद मूव डाउनवर्ड, तो हम बताएं कि ज्यादा समय तक बॉडी को ये होल्ड कर नहीं रखेगा, बॉडी क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ स्लाइड्स कर जाएगा, मतलब कि बॉडी क्या हो जाएगा हमारा, मूव्स डाउनवर्ड कर जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या आएगा, मूव्स डाउनवर्ड होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ भी गया होगा और आप लोग इसको एंजॉय भी इस सेशन को कर रहे होंगे। और आप लोग का यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग जो भी कंटेंट दे रहे हैं
आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप अपने स्टोरी में लगा सकते हैं और बता भी सकते हैं सभी लोग कि जो बताया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन वो आप लोग का 80 से 90% जो आप लोग का है वह इसी पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहा है और आपको देख भी रहे होंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन आप लोग का आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज, मतलब कि फोर्स का जो कंपोनेंट होता है वह क्या होता है। अगर ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड से छोटा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, या ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, या नॉन ऑफ दीज। तो बताओ बाबू, आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स जो होता है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। कितने कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं? तो फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट को बोला जाता है एफ कॉस थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफ कॉस थीटा बोला जाता है। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है जिसको एफ साइन थीटा बोला जाता है। मतलब कि फोर्स जो होता है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है एफ कॉस थीटा बोला जाता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है जिसको एफ साइन थीटा बोला जाता है। तो दो कंपोनेंट में अगर फोर्स हमारा ब्रेक करता है तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है और हमारा जो साइन थीटा होता है, इसका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। मतलब कि कॉस थीटा जो होता है और साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होने के कारण, मतलब कि एक से छोटा होता है, इसके कारण हमारा क्या होता है? तो बॉडी का जो भी फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक किया वो भी क्या होगा? लेस देन ही होगा उसका मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर ये जो दो कंपोनेंट टूटा और इस दोनों कंपोनेंट में ये और ये दोनों का वैल्यू एक से छोटा है, तो हमारा जो फोर्स का जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा वो भी क्या रहेगा? उसका जो मैग्नीट्यूड क्या करेगा? ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि हमारा मैग्नीट्यूड जो है उससे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा। और देखिए, आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं इस सेशन में, आपका एग्जाम परसों होने वाला है। ठीक है, तो पिछली बार जो भी ऑब्जेक्टिव का आपका वीवीआई क्वेश्चन कराया गया था वह एग्जाम से एक दिन पहले कराया गया था। तो तैयारी जो आप लोग अभी भी पढ़ते होंगे, तो आपसे हम यही बताएंगे कि एग्जाम का तैयारी एक दिन पहले कीजिए। इसीलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेक्शन कर भी करवाया जा सकता था, लेकिन आज आप लोग इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप लोग इसको समझिए। क्योंकि देखिए बाबू, आज अभी लोग आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, अभी आप लोग को लगता होगा कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, बाबू अगर आपका एक पेपर भी कैरी लग जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप 5वां सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम आता है अगर जो बच्चा एग्जाम को मजाक में लेता है, वह लास्ट में जाकर 5वां सेमेस्टर में उसको रोना ही पड़ जाता है। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। और अधिकतर बच्चा को देखते होगा कि मैथ हो गया, मैकेनिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, उसमें कैरी होता ही है और उस एग्जाम को वो बार बार देते रहता है, लेकिन बार बार देने से उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। लास्ट में उसका यही समय आता है कि 5th सेमेस्टर में वो फॉर्म से वंचित रह जाता है। 3 साल का कोर्स को 4 साल में कंप्लीट कर पाता है। क्योंकि आपका जो भी एग्जाम भी होता है बाबू, वो एग्जाम देखते हो कि अगर आपका जो भी सेमेस्टर का एग्जाम रहा तो आपका फर्स्ट सीट है तो सेकंड वाला का सेकंड सीटिंग रहेगा, तो उसी के साथ आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग ये टारगेट लेकर चले कि इस बार जो बताया जा रहा है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक एक बार देख लीजिए बाबू। अगर आप लोग अभी कुछ भी तरह का काम कर रहे होंगे, अगर मान लीजिए आप खाना ही बना रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सामने मोबाइल को रख दीजिए, ब्लूटूथ को लगा लीजिए और जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी अगर आप लोग को आंसर आता है तो आंसर बताएं, नहीं आता तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद एक बार वीडियो देखने के बाद दूसरा बार वीडियो को आप लोग को भी देखना है। दूसरी बार भी वीडियो को ओपन कीजिए, उसको देखिए वीडियो को, लेकिन उस समय क्या कीजिए कि अगर आप अभी कुछ काम कर रहे हैं तो उस समय आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। मेन मेन पॉइंट जो बताते हैं उसको मेन मेन पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से लिंकअप होता है बाबू, तो 4 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होगा और आप अच्छा कर भी सकते हैं। तो ये आपको लेके एक बेनिफिशियल होगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है, सुबह में हम बताए भी थे कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये यहाँ पे है, कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स का जो वैल्यू होता है उसमें मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहेगा। और कैसे ब्रेक करता है ये भी आप लोग को बताए हम। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, इस क्वेश्चन को भी देखिए आप लोग। जैसे कहता है कि टू फोर्स एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब कि दो फोर्स है और दोनों फोर्स कितना डिग्री पे लग रहा है? 120 डिग्री पे लग रहा है। इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, जो बड़ा वाला फोर्स है वो उसका वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन है। एंड देयर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू दी स्मॉलर फोर्स,
मतलब कि जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट क्या है, दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है बाबू, वह रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा किस पे, तो स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है। तो देन द स्मॉलर फोर्सेस, तो स्मॉलर फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो इतना क्वेश्चन को आप लोग सुने तो इसको एक बार पढ़े, आपको लग रहा हो कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए टफ नहीं है, आप लोग खुद इसको टफ बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या बोला है कि दो फोर्स है, तो सबसे पहला मान लेंगे कि दो फोर्स है F1 और F2। आप लोग यहाँ पे देखते भी होंगे कि सारा ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। हम चाहते तो इसमें टिक लगाकर भी जा सकते थे, लेकिन आप लोग का A to Z, जैसे सुबह में भी आपको सब्जेक्टिव बता रहे थे, उसमें भी कुछ कुछ टर्म का हम डिफाइन बता रहे थे, उसको बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। तो उस वीडियो को भी आप लोग एग्जाम देने से जाने से पहले एक बार जरूर देख कर जाए, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोग को बहुत तरह का कंसेप्ट बताया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या बोलता है, दो फोर्स है, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है, जिसका कितना डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में एंगल है, टू फोर्स एक्ट एन एंगल, मतलब कि थीटा का वैल्यू जो दिया है वह 120 डिग्री दिया है। मतलब कि दोनों जो फोर्स है ना बाबू, एक फोर्स मान लो ये है और एक फोर्स ये है, तो इसके बीच का जो एंगल है F1 और F2 के बीच का जो एंगल है, F1 और F2 के बीच का जो एंगल है, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। उसमें से कहता है कि ग्रेटर फोर्स जो है, मतलब बड़ा वाला जो फोर्स है, तो मान लो कि हम बड़ा फोर्स इसको मान लेते हैं, तो F1 का वैल्यू आप लोग को दे दिया है कितना न्यूटन, 50 न्यूटन दे दिया बाबू, क्या दे दिया है, 50 न्यूटन दे दिया है। उसके बाद क्या कहता है, माने हम कि बड़ा फोर्स हमारा F1 है, उसके बाद क्या, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, मतलब कि जो यह रिजल्टेंट हमारा है, यह रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर है बाबू, तो जो हमारा स्मॉलर फोर्स है, मतलब कि रिजल्टेंट जो है यह F2 का परपेंडिकुलर है, मतलब कि रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर है, तो F2 के परपेंडिकुलर है। तो आप लोग ये पढ़े थे फॉर्मूला, हम बताए थे कि रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट बराबर ये आप लोग पढ़े थे कि F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा होता है बाबू। ये आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को ये बताया गया होगा एग्जाम में, आप लोग इसके बारे में जो आपको जहां भी आप कोर्स परचेज किए होंगे, अगर यहां भी कोर्स परचेज किए होंगे, तो आपको लोग को ये फॉर्मूला जो है F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 जो है, इसका न्यूमेरिकल आप लोग को ये जो फॉर्मूला इसका विथ डेरिवेशन आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जब आप लोग को बताया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिजल्टेंट जो है वह परपेंडिकुलर है, किसका रिजल्टेंट जो परपेंडिकुलर किसके पे, तो स्मॉलर फोर्स पे है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे सिर्फ आप लोग क्या करिए, शॉर्ट में अगर इस न्यूमेरिकल को बनाना चाहते हैं तो इसको शॉर्ट में ही हम यहाँ पे बताएंगे आप लोग को। लॉन्ग में यहाँ पे आप लोग डाल करके बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, F1 का वैल्यू डाल दीजिए बाबू, F2 का वैल्यू नहीं पता है उसको नहीं डालना है, फिर रिजल्टेंट का वैल्यू आप लोग का वहां पे एंगल का वैल्यू डाल देना है, और F1 F2 सारा को पुट करिएगा, तो इसको क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक कर देंगे। मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट को बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट का यूज करके इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक करके और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखिए F1 जो है, F1 का वैल्यू कितना दिया है, तो F1 का वैल्यू आप लोग खुद देखिए F1 का वैल्यू कितना देगा। ठीक है, तो F1 का वैल्यू आप लोग खुद देखिए कि F1 कितना दिया है, F1 हमारा ग्रेटर फोर्स है, और इस ग्रेटर फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, 50 लिखे हैं। कॉस थीटा का मतलब जो कॉस थीटा है, मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है दोनों के बीच के, तो कॉस 120 डिग्री हो गया, प्लस F2 बराबर 0। तो यहां से आप लोग F2 बराबर क्या लिख सकते हैं, F2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 50 गुने कॉस 120 डिग्री। अब बताइए बाबू, माइनस 50 गुने कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है बाबू, वह माइनस क्या होता है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 0.5 होता है, क्या होता है, माइनस 0.5 होता है। तो देखिए बाबू, यहां के बाद हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से लिख दिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 50 इंटू कॉस 0 डिग्री, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 50 अगुने कॉस 120 माइनस 0.5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
-50 गुने -5/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना फोर्स लगेगा 25 न्यूटन का F2 का वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि F2 का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वह कितना न्यूटन आ जाएगा F2 का वैल्यू बाबू, तो F2 का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू वह F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो F2 का वैल्यू 25 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आएगा, 25 न्यूटन आ जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग का आता है वह सेकंड क्वेश्चन आता है आप लोग का, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग के लिए है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोलता है कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 मेक एन एंगल अल्फा एंड विथ F1 एंड बीटा विथ F2। मतलब कि रिजल्टेंट जो F1 जो फोर्स है यह कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है F1 बना रहा है, ये जो F2 है वो एंगल कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो कहता है कि इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो इसके बीच का रिलेशन होगा कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 F2 मेक एन एंगल अल्फा विथ F1 एंड बीटा विथ F2। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू क्या रहेगा, बीटा से बड़ा लेस देन होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका ऑप्शन, मतलब कि अल्फा का जो वैल्यू रहना चाहिए वह लेस देन क्या रहेगा, बीटा रहेगा, और F1 वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन F2 होगा। इसका आंसर क्या होगा कि अल्फा का वैल्यू लेस देन बीटा और F1 जो रहेगा वह F2 से बड़ा होगा। ये इसका आंसर होगा। जो भी लोग जुड़े हुए हैं अगर आपको कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग जरूर बेहिचक पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है वह क्वेश्चन है बाबू लैडर फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बाबू, लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो बाबू लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप लोग को पढ़ाया भी गया होगा फ्रिक्शन, जब आप लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 जब पढ़ाया गया होगा आप लोग को, तो लैडर फ्रिक्शन के बारे में बताया गया कि लैडर फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को आइडिया दिया गया होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि ए 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल। मतलब कि एक चिकना दीवार है, एक चिकना दीवार है, उस पे एक 13 मीटर का लैडर को लगाया गया है विथ इट्स लोअर एंड 5 मीटर फ्रॉम दीवार। मतलब कि इस तरह से मान लो कि ये हमारा दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर ये लैडर ऐसे लगाया गया और लैडर कितना है 13 मीटर लॉन्ग लैडर है, 13 मीटर लंबा लैडर है, और कितना डिस्टेंस है इसका, तो 5 मीटर डिस्टेंस है इसका लैडर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। तो कहता है कि जो लैडर है ये जो हमारा क्या है जी, लैडर है मतलब सीढ़ी जो हमारा है, ये जो लैडर है इसके बीच का, और ये जो हमारा फ्लोर है, ये जो हमारा फ्लोर है, लैडर और फ्लोर के बीच का एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे जानना चाहता है। तो कुछ नहीं, आप लोग देखिए ये वैल्यू कितना है 13 है, ये वैल्यू कितना है 5 है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहां से ये हाइट ऑफ द टॉप निकल जाएगा, ये जो मेरा है हाइट ऑफ द टॉप निकाल सकते हो। तो हाइट ऑफ द टॉप क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टॉप, और इसको मान लेते हैं हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे सीढ़ी लाके नीचे अटका हुआ है। ठीक है, तो बताओ, तो यहां से लिख सकते हैं बाबू कि AC के स्क्वायर, अगर हमको हाइट ऑफ द टॉप निकालना है, हाइट ऑफ द निकालना है, हाइट ऑफ द टॉप के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो कैसे निकाल सकते बाबू। तो देखो ये हाइट ऑफ द टॉप है ये बाबू, ये हमारा क्या है, ये एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हमारा बेस का काम कर रहा है, ये हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया हमारा। देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारा बेस आ गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेंगे कि जो स्मूथ वॉल है उसका हाइट कितना है। तो हाइट का इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को माइनस कर देंगे, मतलब कि इसका जो स्क्वायर है उसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, ए बी बराबर, ए बी के स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा
AC का स्क्वायर मतलब जानते हैं हम लोग कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वर्ग क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर देखिए, AC का स्क्वायर कितना है जी, तो 13 का स्क्वायर है, कितना है 13 का स्क्वायर है। BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है, और 5 का स्क्वायर 25, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, मतलब बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। मतलब कि इसका लेंथ कितना आ जाएगा 12 मीटर आ गया। तो हाइट ऑफ दी वॉल हम लोग निकाल लिए, मतलब कि जो ऊंचा हमारा दीवाल है उसका हाइट हम लोग पता कर लिए कि हाइट ऑफ दी वॉल हमारा आ गया, हाइट ऑफ दी टॉप ऑफ दी वॉल का हाइट निकाल लिए। अब हाइट अगर निकाल लिया तो आप लोग को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। बस 1 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। जो भी ऐप पे जुड़े हुए हैं, जो भी यूट्यूब पे जुड़े हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 जो ऐप है उसको ज्वाइन करें, उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और आप लोग का जो भी नया जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर हो जाए, ये चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो जाए या फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी कोर्स लॉन्च होगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन करें। देखो बाबू, नाम लेने से कुछ नहीं होता है बाबू, आप लोग पढ़ाई कीजिए। नाम लेकर क्या करोगे, नाम ले लेंगे एक बार, क्या हो जाएगा उससे आप लोग को। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, नाम लेने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई करो बाबू। हाँ, जैसे कमेंट आएगी सर एग्जाम के दिन पढ़ने से का, सही बात है, एग्जाम के दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है बाबू। एग्जाम के टाइम पढ़ने से होता है, बहुत कुछ होता है। अगर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसमें आप लोग अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम में जाके अच्छा आप लोग लिख सकते हैं, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एग्जाम के दिन ही तो होता है, लास्ट दिन जितना आप तैयारी बेस्ट बेस्ट करके जाइएगा, जितना अच्छा से पढ़कर आप लोग जाइएगा, साल भर जो भी आप 6 महीना क्या पढ़े वो मायने नहीं करता है बाबू, लास्ट में आप कितना तैयारी किए हुआ मायने करता है। और आप लोग को पहले भी बताए थे कि सेमेस्टर में अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होता है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर से आप लोग को ब्रांच आ जाता है। तो ब्रांच में आप लोग को कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्रांच समझ में नहीं भी आता है, ऐसा भी होता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनका ब्रांच पेपर भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आगे भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी अब आप लोग को जो हम बता रहे हैं वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको देख कर जाइए। एग्जाम से पहले जैसे आप लोग अप्लाइड फिजिक्स का ही क्लास किए थे, उसका आप लोग किए होंगे, देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का उसी पैटर्न पे आया है। चाहे आप लोग जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल का आप लोग जो भी क्लास किए थे उसका भी मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आया था, या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो करवाया गया था उसका भी अधिकतर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम में आया था। तो आप लोग जानते हुए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 है, वो आप लोग को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और फ्री एजुकेशन एग्जाम टाइम में। मतलब अभी जितना भी आप लोग का जो भी क्लासेस चलता होगा उसके द्वारा लाइव क्लास नहीं दिया जाता होगा, लेकिन हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 आप लोग को फ्री कंटेंट और एग्जाम टाइम में भी सपोर्ट करता है। जो पेड स्टूडेंट है उन्हें भी, और जो अनपेड स्टूडेंट है उन्हें भी प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप अपना एक दिन स्टोरी में भी इसको लगाकर रखें, क्योंकि अगर आपके स्टोरी लगाने से अगर किसी का भलाई हो जाता है तो आपके के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डायरेक्ट उसका आंसर बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने के लिए आप लोग सीख सकते हैं। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज अगर आप तैयारी करते हैं और कल तैयारी कर लेते हैं तो परसों आप एग्जाम में अच्छा लिख सकते हैं,
और आप लोग को जो भी ब्रांच है, जैसे ये पढ़ना है सिविल ब्रांच को, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को और मैकेनिकल ब्रांच को। और मैकेनिकल ब्रांच का तो ये कोर पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि उनको आगे के सेमेस्टर में यही सारा चीजें के बारे में जानना है ऑल सेमेस्टर। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर आप लोग देखें। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए बाबू, तो यहाँ पे हम लोग हाइट निकाल लिए बाबू। जब हमारा हाइट निकल गया बाबू, जब ये हाइट निकालेगा तो हम लोग को कुछ नहीं इसके बाद करना है। उसके बाद हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो हम वैल्यू जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो भी हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर आप लोग क्या जानते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर हम जानते हैं कि जो वेट कंपोनेंट होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, वेट कंपोनेंट जो हमारा था जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स है या नॉर्मल जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो वेट कंपोनेंट कितना है हमारा, वेट कंपोनेंट 12 मीटर आया, तो 12 है, इसको हम लोग 12 लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉर्मल जो फोर्स आएगा उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब कि जो वेट कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, तो वेट कंपोनेंट है उसको हम लोग, एक मिनट बाबू, यहाँ पे देखिए वेट कंपोनेंट हम लोग का क्या है, जो वेट को रखे हुए 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट कंपोनेंट की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। और हमारा नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 12 हो गया। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा 0 पॉइंट, इसका जब वैल्यू को सोल्व करोगे तो 0.416 आएगा। क्या आएगा, 0.416। लेकिन आप लोग का आंसर में क्या दिया है, आंसर में आप लोग को देखिए, यहाँ पे आंसर में जो आप लोग को दिया है वह 0.416 तो हो नहीं सकता है। तो आप लोग का आंसर जो यहाँ पे दिया है लगभग इसका जो वैल्यू होता है 0.28 के बराबर आता है। लगभग कितना आता है, 0.28 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कैसे बनेगा क्वेश्चन ये बताएं, सबसे पहले इस तरह से देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है बाबू। क्वेश्चन लैडर फ्रिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपका, सब्जेक्टिव में भी आएगा क्वेश्चन, और आपको हम दिए भी थे लैडर फ्रिक्शन का एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन। कुछ नहीं, क्या दिया था देखो, यहाँ पे एक 13 मीटर का सीढ़ी था, एकदम सोचो 13 मीटर का सीढ़ी था, एक स्मूथ दीवार था वहां पे लगा दिया गया था, ये हमारा वाल हो गया, स्मूथ ही हमारा वाल हो गया, यहाँ पे इसको लगा दिया गया था, जिसका यहाँ से ये जो दीवाल है, ये जो दीवाल है और ये जो सीढ़ी है, इसके बीच का डिस्टेंस तुमको लोग को दे दिया था 5 मीटर। क्या दिया था, 5 मीटर दे दिया था। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ बाबू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है जिसको म्यू से लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, किसके किसके बीच में, तो ये जो तुम्हारा लैडर था इसके बीच में, और ये जो तुम्हारा फ्लोर था, मतलब ये वाला एंगल तुमसे पूछ रहा था बाबू। तो एंगल नहीं निकाल लिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू आ गया हमको, और ये वैल्यू हमको पता चल गया। तो कुछ इसमें करना है, जैसे देखो यहां से भी तुम सिंपली सोच सकते हो, ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है, तो इसके सामने जो भी है, इसके सामने जो भी है उसको हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिया, उसी फॉर्मूला को लगा दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, और आंसर को हम लोग निकाल लिए हैं। और ये आपका एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर आप लोग देखकर जाएं। अब आगे देखिए आप लोग, अगला जो क्वेश्चन आता है आप लोग का, वो आता है नॉन कंकरेंट फोर्स। मतलब कि नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होता है, तो नॉन कंकरेंट, नन होगा यहाँ पे, ई गलती से लिखा गया बाबू, इसको नहीं ध्यान देना है। नॉन कंकरेंट फोर्स में भी, मतलब कि नॉन कंकरेंट जो फोर्स है वो हमारा क्या हो सकता है। तो देखो बाबू, नॉन कंकरेंट फोर्स किसे कहते हैं और नॉन कंकरेंट फोर्स होता क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि नॉन कंकरेंट फोर्स का मतलब यह होता है कि वैसा फोर्स जो क्या नहीं लगता हो, तो वैसा फोर्स जो एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे आकर जो इंटरसेक्ट नहीं करे, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। मतलब कि वैसा फोर्स जो एक पॉइंट पे आकर नहीं कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। मतलब कि एक पॉइंट पे आकर सारा फोर्स अगर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। और वैसा फोर्स जिसका जो हमारा इंटरसेक्शन हुआ एक पॉइंट पे नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कंकरेंट जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, जितना भी हमारा कोप्लेनर फोर्स है, जितना भी आप लोग का जो कोप्लेनर फोर्स है और जितना भी आप लोग का नॉन कोप्लेनर फोर्स है, मतलब कि जितना भी आप लोग का कोप्लेनर है और जितना भी नॉन कोप्लेनर फोर्स है, ये सारा हमारा कौन सा फोर्स होता है, तो नॉन कंकरेंट फोर्स होता है। तो ये आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेज।
अब आप लोग को ये भी हम बताए थे कि कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, नन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में तो कोप्लेनर है, अलग प्लेन में तो नन कोप्लेनर है। तो नन कनकरेंट फोर्स, सबसे पहले ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि कनकरेंट फोर्स क्या होता है, नन कनकरेंट फोर्स क्या होता है। तो वैसा फोर्स जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट पे हो तो कनकरेंट फोर्स है, एक पॉइंट पे नहीं होता हो तो वो हमारा नन कनकरेंट फोर्स है। और नन कनकरेंट फोर्स हमारा कोप्लेनर और नन कोप्लेनर जो फोर्स होता है वो हमारा नन कनकरेंट फोर्स होता है। और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जरूर देख कर जाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, कहता है कि ये सर्टेन लिफ्टिंग मशीन, एक सर्टेन लिफ्टिंग मशीन है हैविंग सेम मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मतलब कि एक मशीन है, जैसे मान लो कि एक मशीन है बाबू, उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मशीन के बारे में जब आप लोग को पढ़ा रहे थे यूनिट नंबर 5, तो वहां पर बताए थे कि मशीन का हम लोग इफर्ट निकालते हैं, लोड निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। हर एक टर्म को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एग्जाम में ये मशीन का। तो कहता है कि एक ऐसा मशीन के बारे में बताओ, एक ऐसा लिफ्टिंग मशीन है जिसका मैकेनिकल जो एडवांटेज है, मतलब इसका जो मैकेनिकल एडवांटेजेज है और इसका जो वेलोसिटी रेशियो है, यह दोनों बराबर है। मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेजेज है और वेलोसिटी रेशियो है, दोनों बराबर है बाबू, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है। तब कहता है कि मशीन वह किस तरह का मशीन जो होता है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होगा। तो देखो बाबू, इसमें आप लोग का जो ऑप्शन होगा वह ए और बी आएगा। क्यों ए और बी आएगा, किसका मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो बराबर, क्यों ये होगा बाबू, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा होगा। तो देखो बाबू, ऐसा इसलिए होगा बाबू क्योंकि आइडियल मशीन के बारे में आप लोग हम बताए थे कि आइडियल मशीन वैसा मशीन होता है जो जितना तुम इनपुट एनर्जी दे रहे हो और पूरा के पूरा वही आउटपुट एनर्जी दे दे आप लोग को, तो उस तरह के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन बोलते हैं। मतलब कि जितना तुम उसमें एनर्जी दिया, जितना एनर्जी अप्लाइड किया और उतना ही वह आउटपुट में भी एनर्जी दे देता हो, तो उस तरह के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन बोलते हैं। दूसरा होता है रिवर्सेबल मशीन। रिवर्सेबल मशीन का मतलब होता है कि वैसा मशीन जो दोनों डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कैपेबल हो। जैसे देखते हो कि जब तुम मशीन को चालू करते होगे बाबू, तो मशीन को चालू कर दिए, उसके बाद जब मशीन को बंद करने जाते होगे तो क्या देखते होगे, जब मशीन को बंद कर दोगे तो उसके बाद कुछ समय बाद भी देखते हो कि हैंडल जो रहता है उसका, उसका जो भी बियरिंग होता है, जो भी शाफ्ट होता है, वह क्या करते रहता है, थोड़ा सा रोटेट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह का जो मशीन जो दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है उसको हम लोग कौन सा मशीन बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। तो आइडियल मशीन जो होता है और रिवर्सिबल मशीन जो होता है, ये जो लिफ्टिंग मशीन होता है, इसका हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या रहता है, सेम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। और आप लोग सेशन को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और जो भी तरह का डाउट हो उसको बेहिजक पूछे। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, वो अगला क्वेश्चन आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो देखो बाबू, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर इन दी केस ऑफ, मतलब कि काइनेटिक जो फ्रिक्शन है हमारा बाबू, वह काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, किस केस में स्मॉलर होता है, कौन से फ्रिक्शन के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वह हमारा स्मॉलर होता है। तो देखो बाबू, आप लोग को बताए थे, हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो ये बताए थे आप लोग को, रूल देखे होंगे, ये बताए थे आप लोग को, ये बताया था आप लोग को कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वह लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आप लोग को हम बताए थे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वह लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये जो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस देन होता है। देखिए बाबू, ये बताए थे आप लोग को जब हम थ्योरी बता रहे थे, जब आप लोग को थ्योरी बताए थे तो ये बताए थे कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है बाबू वह स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और फिर किससे कम होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है। ये चीज आप लोग को बताया गया था जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे। तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि काइनेटिक जो फ्रिक्शन है बाबू, उसका वैल्यू किसके केस में कम होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है कम होता है किस फ्रिक्शन के केस में, तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में कम होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या भर देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन भर देंगे बाबू। क्या भर देंगे बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये आप लोग को जो भी पेड स्टूडेंट है वह जाकर कोर्स में देख सकते हैं, वहां पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो भी यूनिट नंबर 3 पढ़ाया गया था वहां पे बताया गया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्मॉलर किसके केस में होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू स्मॉलर होता है वह रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, हमारा स्मॉलर होता है बाबू। तो ये भी आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग जरूर एक बार देख कर जाए।
और जो भी लोग जुड़े हुए बाबू इस सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि और ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया जाएगा उसमें ज्वाइन करें, क्योंकि आज आप लोग को परसों एग्जाम है, तो आप लोग को आज और कल बहुत जरूरी है आप लोग को टीचर के साथ टाई अप में रहने के लिए, क्योंकि ये हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करता है, इस तरह का कंटेंट देता है कि आप लोग को स्टूडेंट को हेल्पफुल हो। और सारा सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग करा रहे हैं, और आगे भी जो भी आप लोग का आईटी और सी प्रोग्राम है उसका भी कराया जाएगा, और जो भी आपको का लास्ट पेपर है उसका भी कराया जाएगा, और आपको ग्रुप में इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब आगे देखिए, बोलता है कि 9वां नंबर क्वेश्चन कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन इज, मतलब कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है लिफ्टिंग मशीन का, उसका क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग का यूनिट नंबर जो आप लोग का 5 है उसके अंदर बताया गया था कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है, जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होता है, वेलोसिटी रेशियो का होता है। मतलब कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वह किसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो वेलोसिटी रेशियो का होता है। और वेलोसिटी रेशियो को हटाते हैं तो बराबर और एक कांस्टेंट टर्म आता है, और मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या मान लेते हैं हम लोग, यूनिटी मान लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम जो इफिशियंसी है वह लिफ्टिंग मशीन का वह क्या होता है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो लिफ्टिंग मशीन का होता है वह क्या होता है, 1/वेलोसिटी रेशियो होता है। वीआर को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो लिखते हैं, क्योंकि आप लोग इसके बारे में पढ़े भी थे और जानते भी हैं। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू एग्जाम में, पूछेगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी होता है लिफ्टिंग मशीन का वह किसके बराबर होता है, किसके इक्वल टू होता है, तो 1/वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। और इसका डेरिवेशन जरूर से जरूर देखकर जाना बाबू। अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, और हमसे जो भी नोट्स आप मांगेंगे वह सारा नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक चैप्टर आप लोग का सब्जेक्ट जो है वह थोड़ा सारा सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं उसको सब्जेक्टिव को एनी हाउ देख के जाना बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम मत छोड़ के जाना बाबू, सारा का सॉल्यूशन कर लेना। जैसे अगर नहीं होता है तुमसे तो हम यहाँ पे वीडियो में बताएं, वहां से वीडियो में देख लेना है, हम जो पीडीएफ देंगे उसमें कुछ का उसमें रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले आप लोग का सॉल्यूशन, तो उसको देख कर जाना, ठीक है। अगला जो बाबू आप लोग का आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, वो आता है सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम जो है इसका न्यूमेरिकल आप लोग का पूछा जा सकता है, तो इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे कि कैसे बनाने का इसका तरीका होता है। तो बोलता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है 6 मीटर। कितना लेंथ है बाबू, 6 मीटर इसका लेंथ बोल रहा है। कैरी एक कपल ऑफ मोमेंट 60 न्यूटन, मतलब कि इसमें क्या किया गया, एक कैरी किया है कपल को जिसका लेंथ कितना है बाबू, तो कपल जो कैरी किया उसका लेंथ जो है तरीका होता है। तो बोलता है कि तो देखो बाबू यहां पे आप लोग देखना कि क्या बोलता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ कितना है, तो 6 मीटर है। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम का लेंथ हमारा क्या दे दिया है, 6 मीटर दे दिया बाबू। उसके बाद क्या बोलता है, कैरी ए कपल ऑफ मोमेंट 60 किलो न्यूटन, मतलब किया क्या किया है, मोमेंट कैरी किया है जो कितना है 60 न्यूटन है, एट मिड स्पैन, तो द सपोर्ट रिएक्शन विल बी, तो इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाला। तो इसको कुछ नहीं करना बाबू, इस तरह का आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको सीधा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसको सिंपल बनाना है, सिंपल तरीका से, जो इसका शॉर्ट ट्रिक्स है उससे बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग मान लेंगे कि दो सपोर्ट है, एक ए सपोर्ट्स मान लेंगे और एक बी सपोर्ट्स मान लेंगे, और ए के पास हम लोग मूवमेंट निकाल देंगे। क्या कर देंगे, ए के पास हम लोग मूवमेंट निकाल लेंगे। तो ए के पास अगर बाबू आप लोग मूवमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए के पास हम लोग को क्या दिया है, 60 किलो न्यूटन दिया है, जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, 60 किलो न्यूटन दिया है, तो 60 न्यूटन हो गया। अब इसके बीच में क्या कहता है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो उसको आधा कर दो तो आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा हमारा। तो देखो ये पहला जो है टेकिंग, जो मोमेंट निकल जाएगा, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे हम लोग निकाल लेंगे। कहां निकाल लेंगे, पॉइंट ए पे हम लोग मोमेंट निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा फोर्स का वैल्यू दिया उसको डिवाइड कर दो, उसका जो लेंथ है L/2 करके, तो कितना है 60 है, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा प्लस 30 किलो न्यूटन आ जाएगा। अगर एक वैल्यू अगर हमारा प्लस 30 न्यूटन आ रहा है तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, आपरूपी दूसरा वैल्यू हो जाए जो माइनस 30 किलो न्यूटन आएगा। क्या आएगा, आपरूपी जो दूसरा वैल्यू होगा वह माइनस 30 किलो न्यूटन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस 30 किलो न्यूटन और माइनस 30 किलो न्यूटन। कुछ नहीं करना है,
जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड करना किससे, लेंथ जो है उसको आधा करके उस लेंथ से डिवाइड कर देना है, और वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा, 30 रिएक्स न्यूटन आ जाएगा, और दूसरा का क्या आ जाएगा -30 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोग को लग रहा है कि सर इसको शॉर्ट में बताए, तो शॉर्ट में इसलिए हम बताएं बाबू क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है। अगर आपको जब सब्जेक्टिव सेक्शन चलेगा तो वहां पे आप लोग देखिए, अगर आप लोग के पास ये वीडियो नहीं अवेलेबल है इसका कैसे मोमेंट निकालते हैं, तो आप लोग जाके हमारा जो भी पढ़ाए हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसका यूनिट नंबर 4 में, मतलब कि यूनिट नंबर जो 4 है वहां पे आप लोग को हम मोमेंट निकालने के लिए बताए हैं। तो वहां पे उस वीडियो को जाकर देखिएगा, इस वीडियो को हम फ्री कर देंगे वहां पे, अगर आपको इशू होगा तो वहां पे उस कंटेंट को हम फ्री कर देंगे यूनिट नंबर 4 को। और यूनिट नंबर 4 जरूर से जरूर देख के जाना बाबू, सेंट्रॉइड हो गया, सीजी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसको एकदम देख के जाना बाबू। अगर इसको अगर नहीं देख के जाते हो तो एग्जाम में तुम्हारा खराब नंबर आएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 4 से। और यूनिट नंबर 4 का अगर एक दो क्वेश्चन सीख लेते हो बनाने के लिए, अगर मेरा वीडियो देख करके सीख लेते हो, तो आगे का जो भी कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर अप्रूपी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग का बन गया होगा, आशा करते होंगे कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कोई भी तरह का क्वेरी हो तो आप लोग जरूर मैसेज करें। आगे देखिए, अगला जो हमारा है वह अगला क्वेश्चन जो यहां पे दिया गया है उस क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि द लोड ए विल बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 12 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो, यहां पे रेशियो होगा क्या है, वेलोसिटी रेशियो जो उसका दिया है वह 18 दिया है। इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 60%, मतलब कि इसमें इफर्ट का वैल्यू जो दिया है, देखो बाबू इफर्ट जो दिया है बाबू वह कितना दिया है 12 न्यूटन दिया है बाबू। वेलोसिटी रेशियो जो दिया है बाबू, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है 18 दिया है। एफिशिएंसी कितना दिया है 60%, मतलब कि 0.6 दिया है इसका इफिशियंसी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में तो ये आप लोग का हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 1 मिनट हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ, यहां पे आप लोग से ये पूछ रहा है कि लोड का वैल्यू कितना होगा, मतलब कि लोड का वैल्यू क्या आएगा, इसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता है। तो देखो बाबू, लोड निकालने के लिए आप लोग को क्या आना चाहिए, सबसे पहला आप लोग को लोड निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेजेस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेजेस को जब हम लोग इफर्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है, तो जब मैकेनिकल एडवांटेजेस को इफर्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लोड आ जाता है। क्या आ जाता है बाबू, लोड आ जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर यहां पर ही पढ़े होंगे तो बताए थे हम कि जो इफिशियंसी होता है और मैकेनिकल एडवांटेज होता है और वेलोसिटी रेशियो में रिलेशन हम बताए थे बाबू, कि जो इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेजेस बटे वेलोसिटी रेशियो होता है। ये पढ़े हो बाबू, ये फॉर्मूला को एकदम गांठ बांध के याद कर लो। ये जो फॉर्मूला है इसको एकदम जैसे जहां पे लिखना वहां पे लिख लो, हाथ पे पैर पे जहां लिखना वहां पे लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो उसका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बाबू, ये सारा क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, तो इसको एक बार जरूर देख कर जाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद करके जरूर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिक जो इफिशियंसी बराबर क्या दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेजेस बटे वेलोसिटी रेशियो है। बटे क्या है आप लोग का वेलोसिटी रेशियो है। देखिए बाबू, अगर आप सही तरीका से अगर बीच में जुड़िएगा तो प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि अगर आप सही तरीका से अगर आप देखते हैं कंसेप्ट को सही वे में आप समझते हैं तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल सेशन नहीं चल रहा है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, और ऑब्जेक्टिव सेशन में आप लोग को बताया जा रहा है, तो आप लोग आराम से इसको देखिए, आराम से समझिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर आप बताइए 6 मंथ नहीं पढ़ेगा तो आप लोग को अभी कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो आप लोग को सिर्फ यही करना है, आपको सिर्फ यही करना है बाबू कि आप लोग इसको आराम से, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखकर जरूर समझ के जाना, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेजेस बटे वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होता है आप लोग का, मैकेनिकल एडवांटेजेस आपको नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस को इधर हम लिख देते हैं। अब देखो, इस मैकेनिकल एडवांटेजेस को इधर हम ले आए तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा, इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो।
तो देखो इफिशियंसी का वैल्यू कितना है बाबू, इफिशियंसी का वैल्यू 0.6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं बाबू। वेलोसिटी रेशियो है जो उसका वैल्यू कितना है, 18 है, यहाँ पे देखो 18 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो बाबू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, इसको जब गुना करोगे तो इसको हम डायरेक्ट गुना भी किया कैलकुलेटर में, तो वैल्यू आया है 10.8 आया है। कितना है 10.8, तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेजेस का वैल्यू आ जाता है। कितना आ जाता है 10.8 जो आप लोग का आता है वह मैकेनिकल एडवांटेजेस का वैल्यू आता है। और मैकेनिकल एडवांटेजेस बराबर हमारा आ गया, तो लोड बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, लोड बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, लोड बराबर जो होता है वह होता है मैकेनिकल एडवांटेजेस इंटू इफर्ट होता है। तब देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 10.8 है बाबू, और इफर्ट हमारा कितना है, इफर्ट जो लगाया जा रहा है कितना लगा रहा है 12 न्यूटन लग रहा है। तो इसको जब गुना करोगे तो वैल्यू जो इसका आएगा वह 129.6 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेटर में पुट करोगे तो 129.6 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो इस तरह का आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर एग्जाम में देखकर जाएं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताएं, उसको हम एक बार और रिपीट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको नोट करें। हम बताए भी थे कि पढ़ने से पहले पेपर और पेन को जरूर लेकर बैठे, तो इसको नोट भी करते रहें। ठीक है, और वीडियो जितना बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो आप लोग का प्राइवेट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता हो, एग्जाम के बाद आपका वीडियो प्राइवेट हो जाता है, आप लोग को भी पता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 129.6 न्यूटन आ जाएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है कि बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 बीम। देखो यहां पे दिया है कि ए बीम सपोर्ट ऑन मोर देन 2 सपोर्ट, मतलब कि वैसा बीम जो 2 सपोर्ट से ज्यादा पे सपोर्टेड हो। मतलब कि उस तरह का बीम का नाम आपसे पूछ रहा है, उस तरह का बीम का नाम बताइए जो 1 से 2 से ज्यादा सपोर्ट पे टिका हुआ रहता है, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट लगाया हुआ रहता है, उस तरह के बीम के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता है। तो बताइए, आप लोग बीम के बारे में पढ़े होंगे, बीम के बारे में आप लोग को जानकारी होगा भी कि बीम क्या होता है, बीम किसको कहते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो देखो बाबू, आप लोग को बीम अलग अलग तरह के बीम भी बताया गया था। तो बीम में बताया कि कोई 2 सपोर्ट भी रहता है, कोई 2 सपोर्ट से ज्यादा पर भी रहता है। तो जो हमारा कंटिन्यूअस बीम होता है, जो कंटिन्यूअस बीम होता है बाबू, वह क्या रहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा बाबू, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा। बीम के बारे में आप लोग को पढ़े होंगे, आप लोग को पढ़ाया भी गया है, कंटेंट में दिया भी गया है आप लोग को कि बीम क्या होता है, बीम कहते किसको हैं। तो वैसा बीम जो 2 से ज्यादा सपोर्ट पे सपोर्टेड हो, तो उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैसा बीम जो 2 से ज्यादा सपोर्ट पे सपोर्टेड, तो उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बीम जितना भी है, सपोर्ट जितना भी है, लोड जितना भी है, सबको एकदम पढ़ के जाना बाबू। एग्जाम में जितना भी हम सपोर्ट बताए हैं, जितना भी तरह का बीम बताए हैं, जितना भी तरह का लोड बताए हैं, उस सारा को आप लोग को देखकर जाना है। ठीक है, अगला जो आता है आप लोग का, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक से रिलेटेड है। मतलब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे जितना भी क्वेश्चन करा जाए ये सारा आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि 70 से 80% चांस होता है कि प्रीवियस ईयर आता ही है। आप लोग का जो भी क्वेश्चन आप लोग का सेट किया जाता है उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चन आता है वह प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आता है। तो इसको आप लोग जरूर एक बार देखें, ये आपका इस बार सब्जेक्टिव में आ सकता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम लिया है लेकिन सब्जेक्टिव में ये आ सकता है। क्या बोलता है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ म्यू इक्वल टू 1/√3। मतलब कि क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब कि क्यूब शेप का ब्लॉक है और उसको कहां रखा गया है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया। कैसा प्लेन पे रखा गया, इस तरह का जो प्लेन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे एक क्यूबिकल ब्लॉक को रखा गया बाबू। क्या किया गया, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, जिसका कहता है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब कि जो म्यू का वैल्यू दिया है बाबू, वह म्यू का वैल्यू क्या दिया है, 1/√3 दिया है। मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन इसका दिया है वह कितना दिया है,
1/√3 दिया है। और कहता है कि द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन व्हेन द ब्लॉक मस्ट स्लाइड डाउन द एंगल प्लेन विल बी, मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना रखें कि हमारा ब्लॉक जो है वह स्लाइड्स कर जाए, मतलब कि ये जो ब्लॉक है वह नीचे की तरफ स्लाइड्स कब करेगा, कितना इंक्लाइनेशन रखे कि यह जो ब्लॉक है वह स्लाइड्स कर जाए। और उसका जो एंगल ऑफ जो कोफिशिएंट है उसको क्या वैल्यू दे दिया है, उसका वैल्यू 1/√3 दे दिया है। अब बताइए बाबू, अगर ये क्वेश्चन को आप लोग को करवाया गया है, अगर कहीं आप किए हैं तो बताइए इसका आंसर, नहीं तो हम इसका डायरेक्ट आंसर, इसका शॉर्ट ट्रिक है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर जानते हैं इसका आंसर तो बता सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, जो भी लोग जुड़े हैं, गलत है तो गलत ही बताइए, सही है तो सही ही बताइए आप लोग, लेकिन बताइए जरूर एक बार। अगर आप लोग जानते हो तो बताइए, नहीं तो देखिए हम बताते हैं अगर आप लोग को नहीं पता है तो। हाँ, लेकिन आप लोग जो भी पढ़ाया गया बाबू उसको जरूर एक बार पढ़ के जरूर जाना बाबू, जो भी हम बताए हैं आप लोग को वो सारा थ्योरी सारा कंसेप्ट को एक बार जरूर पढ़ लेना। जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए हैं उसको पूरा देख कर एकदम जाना, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख लिए, नहीं, सब्जेक्टिव जो बताएगा उस वीडियो को भी देखना है क्योंकि उसमें भी सारा कंसेप्ट हम बताए हैं। तो देखो आप लोग को बताया गया था कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह किसके बराबर बराबर होता है, एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होता है वह बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होता है या कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के अगर बराबर होगा तब। तो देखो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बराबर होगा तब। ठीक है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना दिया बाबू, 1/√3 दिया है बाबू। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हम लोग जानते हैं, टेन थीटा जानते हैं। तो देखो तो ये कितना का वैल्यू है, 1/√3 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सारा पढ़े होंगे आप लोग 9 क्लास 10 क्लास में। आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में बताया जाता है कि टेन जो हमारा 30 डिग्री होता है, कितना, टेन 30 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा लिख देंगे। तो डेट इंप्लाइज दोनों तरफ कंपेरिजन कर दो, यहाँ पे थीटा यहाँ पे 30 है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब कि अगर 30 डिग्री इंक्लाइन पे रखता होगा ना क्यूबिकल ब्लॉक को, तुम जब रखोगे तो तुम्हारा बॉडी क्या कर जाएगा, स्लाइड्स कर जाएगा, नीचे की तरफ चला आएगा, क्यूबिकल ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये भी देखिए, ये भी आप लोग का सब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, कैसा आएगा। सबसे पहला फिगर ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, फिगर ड्रॉ करके इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ जो इंक्लाइनेशन है दोनों बराबर होगा तब ऐसा होगा, और बराबर होगा तो एंगल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया है 1/√3, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है उसको हम लोग टेन थीटा मानते हैं, टेन थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो टेन थीटा और उसका वैल्यू पुट कर दिया, कंपेरिजन कर दिया, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार जरूर देख कर जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में एक टीचर का हेल्प नहीं होता है, इसके पीछे सारे हम लोग जितना भी फैकल्टी मेंबर होते हैं सारे लोग आपस में बैठकर एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आने का प्रोबेबिलिटी है। तो सारा को एनालिसिस करके आप लोग को दिया जाता है क्वेश्चन को, और तब आप लोग को सोल्व करवाया जाता है। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताया जाता है रफ वे में, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से भी सब्जेक्टिव आने का चांस बनता है। बाकी आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, वहां से आप व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप लोग को यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 5 का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ वहां पे अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू क्या बोलता है कि लार्जर एंड स्मॉलर डायरेक्ट, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 से, जो भी आप लोग को अलग अलग तरह का जो मशीन पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि द लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर ऑफ ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल आर, मतलब कि जो हमारा डिफरेंशियल व्हील और जो एक्सल है उसका लार्जर जो डायमीटर है कैपिटल डी का वैल्यू जो दिया है वह 80 mm दिया है बाबू, एंड स्मॉलर जो डायमीटर है स्मॉल डी का जो वैल्यू दिया है बाबू वह 70 mm दिया है। क्या दिया है, बड़ा जो डायमीटर है उसका वैल्यू 80 mm दिया है,
छोटा जो डायमीटर है उसका 70 mm वैल्यू दिया है। तो पूछ रहा है तुमसे कि वेलोसिटी रेशियो इसका क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखो बाबू, इसका आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर जो आप लोग का होता है वह पढ़े है कि 2D इंटू कैपिटल डी माइनस डी होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी रेशियो इसका अगर निकालना रहता है तो 2 इंटू कैपिटल डी और कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, कैपिटल डी का वैल्यू 80 है, 2 गुना 80 कर दो। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 80 है, माइनस क्या कर देंगे 70 कर देंगे। अब इसको सोल्व करो बाबू, कितना आ जाएगा 160 बटे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे देख कर लग रहा होगा बाबू कि सर आप जो बताएं कि 60 जिसका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा, तो सर आप तो ये बता दिए सर कि ऐसा आएगा, लेकिन सर ऑप्शन में कोई मैच नहीं करता है। तो ये आप लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आप लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका ऑप्शन ही गलत दिया गया था। जो आप लोग का एग्जाम दिया आया था, देखिए बाबू आप लोग का एग्जाम में जो दिया गया था वह एग्जाम में क्या दिया गया था बाबू, एग्जाम में ऑप्शन ही आप लोग को गलत दिया गया था। क्या दिया गया था, एग्जाम में आप लोग का ऑप्शन ही गलत दिया था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन को आप लोगों को सही कर लेना है, क्या हो जाएगा 16 इसका आंसर आ जाएगा। इसका वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर देख कर जाए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग से पूछता है कि लैमिस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है। लैमिस थ्योरम आप लोग को बताया भी गया था कि लैमिस थ्योरम क्या होता है और लैमिस थ्योरम कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखो लैमिस थ्योरम के बारे में हम आप लोग को बताए भी थे कि लैमिस थ्योरम क्या होता है, लैमिस थ्योरम कहते हैं किसको, डेरिवेशन उसका सारा चीज बताया गया था। तो लैमिस थ्योरम जो यहाँ पे हम बताए थे कि लैमिस थ्योरम उसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए, तो जो भी कॉप्लेनर फोर्स होते हैं और जितना भी तरह का कंकरेंट फोर्स होता है उसके लिए क्या एप्लीकेबल होता है, तो कोप्लेनर एंड कनकरेंट जो फोर्स होता है उसी के लिए अप्लीकेबल होता है। कौन हमारा अप्लीकेबल होता है, तो लैमिस थ्योरम अप्लीकेबल होता है। मतलब कि लैमिस थ्योरम किसके लिए अप्लीकेबल होगा, तो जितना भी तरह का आप लोग का कॉप्लेनर फोर्स होगा और जितना भी तरह का कनकरेंट फोर्स होगा उस सभी पे हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरा तरह का होगा, नॉन कॉप्लेनर होगा, नॉन कनकरेंट होगा, तो उस पर हम लोग लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स में आने का चांस बन सकता है। ठीक है, या ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि द सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ 66 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे सेंट्रॉइड जब बता रहे होंगे तो वहां पे हम बताए थे कि सेंट्रॉइड का मतलब कि जो सेमी सर्किल होता है उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। तो ये बताए थे आप लोग को कि सेमी सर्किल का अगर हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना रहता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4r/3 से हम लोग डिवाइड कर देते तो हमारा क्या निकल जाता है, सेंट्रॉइड के बारे में जानकारी दे देता है। क्या देता है, सेंट्रॉइड के बारे में जानकारी देता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि उसका डायमीटर आप लोग को दे दिया है बाबू, डायमीटर कितना दिया है 66 सेंटीमीटर बोल दिया है। और हम लोग सेंट्रॉइड निकालने के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4r/3 होता है। तो कुछ नहीं करना, 4 इंटू डायमीटर जो है यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि डायमीटर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 66 को पुट कर देंगे, मतलब कि डायमीटर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 66 जो है उसको पुट आउट कर देंगे।
देखो बाबू, आप लोग जानते होंगे कि जो सेंट्रॉइड जो होता है सेमी सर्किल का निकालने के लिए हम लोग इस तरह से सेंट्रॉइड बराबर क्या लिखते हैं, 4r/3 पाई लिखते हैं। तो 4r के जगह पे, आर के जगह पे हम लोग क्या, यहाँ पे डायमीटर इसका दिया है ना जी, देखो यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ 66 सेंटीमीटर डायमीटर। मतलब कि इसका जो डायमीटर दिया हुआ कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया है। कहां से, फ्रॉम इट्स बेस से, मतलब कि बेस से दिया है। इस तरह का सेमी सर्कुलर होता है ना जी, ये सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर प्लेट इस तरह का होता है। तो इसका पूरा जो डायमीटर दिया हुआ कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 66 सेंटीमीटर इसका डायमीटर को हमारे हमको बताया है। अब यहाँ पे डायमीटर 66 था, तो इसका रेडियस निकाला रहा है, तो क्या पढ़े हम लोग, डायमीटर रेडियस बराबर d/2 होता है, डायमीटर का आधा। तो 33 सेंटीमीटर आ गया बाबू। अब 33 आ गया तो आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 33 पुट कर देंगे, 3/5 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 11 से ये कट गया तो कितना आ गया, 44/पाई आ जाएगा हमारा। देखो तो यहाँ पे देखो तो 44/पाई आता है आप लोग का आंसर। देखिए यहाँ पे 44/पाई आ गया। देखिए यहाँ पे आप लोग, अब देखो 44/पाई आ गया बाबू इसका आंसर। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, पाई का वैल्यू सीधा पुट कर देना। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है पाई का वैल्यू। ये वैल्यू पुट करोगे जब, तो तुम्हारा जो आंसर इसका आएगा वह आंसर 14 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। लैंग्वेज बड़ा रहेगा और इसको बनाना है। मतलब सेमी सर्कुलर की जगह पे सर्किल का सेंट्रॉइड पूछ देगा, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए कह देगा, रेक्टेंगल का कह देगा, मतलब किसी का भी सेंट्रॉइड निकालने के लिए आ सकता है। और उसका फॉर्मूला जरूर याद करके जाना है, ठीक है। सारा फॉर्मूला एक हम सीट में बताए थे आप लोग के कि ये फॉर्मूला होता है, ऐसे इसको निकालते हैं हम लोग। तो इसको भी देख कर एक बार जरूर जाइए आप लोग, ठीक है। देखो बाबू, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग का आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, ग्रेविटी होगा बाबू। क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑफ एंड ऑफ ए सॉलिड। किसका, तो ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट एक्सिस ऐसे हाइट ऑफ, मतलब कि पूछ रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है, मतलब क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका आप लोग को क्या निकालना है। तो राइट सर्कुलर कोन का आप लोग को सेंट्रॉइड बताना है कि कितना होगा उसका, सेंट्रॉइड नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें से कोई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर राइट सर्कुलर कोन का हम जो बताए थे, आप लोग निकाले भी थे, डेरिवेशन के साथ बताया गया था कि क्या होता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स के बारे में आप लोग को बताया था कि कोप्लेनर फोर्स का मतलब होता है कि वैसा फोर्स जो एक एक्सिस में, मतलब एक प्लेन में जो लाई करता है फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। मतलब कोप्लेनर फोर्स के बारे में देखो जितना भी सिस्टम ऑफ फोर्स बताए हैं, देखो यहां से हम बता रहे हैं वो यहाँ पे कि जितना भी सिस्टम ऑफ फोर्स बताए बाबू, इसको जरूर एक बार देख के जाना। सिस्टम ऑफ फोर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जरूर देखकर जाना है। तो कोप्लेनर फोर्स जो होता है वह कैसे प्लेन में, मतलब कि कोप्लेनर फोर्स जो होता है वह एक प्लेन में लाई करता है। कहां लाई करता है, एक प्लेन में लाई, मतलब कि वैसा फोर्स जो एक प्लेन में लाई करे उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, वन प्लेन इसका आंसर हो जाएगा कि एक प्लेन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, कहता है कि आर द एग्जांपल ऑफ एस्थेटिकली इंडिटरमिनेंट बीम, मतलब कि स्टैटिकली जो इनडिटर्मिनेंट बीम होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखो हम बताए भी थे बीम, जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि स्टैटिकली जो इनडिटर्मिनेट बीम जो होता है वह दो तरह का बीम होता है। एक होता है फिक्स बीम और दूसरा जो आप लोग का होता है वह कंटिन्यूअस बीम होता है। कौन कौन सा भी, फिक्स्ड बीम जो होता है ये हमारा एक इंडिटरमिनेंट बीम होता है, और दूसरा जो होता है वह कंटिन्यूअस बीम होता है। कौन सा बीम होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है। तो ये दोनों जो बीम होता है वह कैसा बीम होता है, ये दोनों बीम, तो ये दोनों जो बीम होता है फिक्स्ड बीम और जो कंटिन्यूअस बीम होता है वह इनडिटर्मिनेंट बीम होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट बीम होता है, मतलब इसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, इनडिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी एक बार जरूर देखकर जाएं, क्योंकि बीम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है, तो इसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इज, मतलब कि सेंटर ऑफ जो मास होता है और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वह उसका क्या होता है। तो देखो सेंटर ऑफ जो मास है और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वह दोनों एक दूसरे का कोइंसाइड कर भी सकता है और कोइंसाइड ना भी कर सकता है। मतलब पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ जो मास होता है जिसका मास एक जगह कंसंट्रेट हो जाए तो सेंटर ऑफ मास हो गया, सारा का वेट वॉल्यूम जितना भी एक जगह कंसंट्रेट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ जो होता है रिजिड बॉडी का वह क्या हो सकता है, मे और मे नॉट भी कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब कि कोइंसाइड कर भी सकता है और कोइंसाइड ना भी कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिल इन द मे और मे नॉट बी कोइंसाइड कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब कि एक साथ कोइंसाइड कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। तो इसका ये आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, मे और मे नॉट बी कोइंसाइड विथ ईच अदर, इसका आंसर होगा। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये जानते हैं आप लोग कि सेंटर ऑफ मास होता है कि जहां पे टोटल मास जो बॉडी का जहां पे आके कंसंट्रेट हो रहा है उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और जहां पे पूरा बॉडी का वॉल्यूम हो गया और भी तरह का जो वेट हो गया सारा एक जगह कंसंट्रेट हो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और निकाला कैसे जाता है वो भी हम बताएं आप लोग को। तो पूछा है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है रिजिड बॉडी का क्या हो सकता है, तो एक जगह कोइंसाइड भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको भी आप लोग को क्या करना है, देखकर जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है बाबू कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ना बाबू, ये क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बीम से रिलेटेड है कि बीम कितने तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को क्या समझना है, टाइप्स ऑफ बीम, जैसे फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवर हैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, इस तरह के अलग अलग तरह के बीम होते हैं उसका एग्जाम्पल पूछा गया है कि आर द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ बीम। तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है, बीम ही तो है। तो इसका ऑप्शन क्या करना, ऑल ऑफ दीज करना है। आर दी नेम ऑफ टाइप्स ऑफ बीम, मतलब कि टाइप्स ऑफ बीम का नेम है। तो जैसे फिक्स बीम भी होता है बाबू, कंटिन्यूअस बीम भी होता है, ओवर हैंगिंग बीम भी होता है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज की जगह पे क्या करना, ऑल ऑफ दीज कर लेना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा बीम ही है तो बीम को दे देगा 3 गो और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सारा क्या है, लास्ट में ऑल ऑफ दीज रहेगा तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि यूनिट ऑफ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एनी गिवन प्लेन, मतलब कि मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होता है उसका एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका क्या यूनिट होता है, मतलब उसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका जो एरिया आता है उसका यूनिट को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है पूछेगा, यहाँ पे ऑप्शन में रहता है बाबू, आपका प्रीवियस ईयर में दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब की मीटर स्क्वायर। तो देखो बाबू सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग एरिया को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं इसके बारे में आप लोग को बताया गया है, आप लोग वीडियो जाकर देखें वहां पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पूछता है कि मोमेंट ऑफ एरिया का इनर्शिया जो होता है उसका यूनिट जो होता है वह क्या होता है, तो सेंटीमीटर क्यू होगा बाबू। और अगर ज्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बताए हैं वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल लॉ इज वैलिड व्हेन फोर्स आर, मतलब कि ट्रायंगल लॉ जो होता है वैलिड कब होता है, कौन से फोर्स पे ट्रायंगल लॉ हमारा वैलिड होता है। तो हम बता रहे थे कि कंपोजिशन ऑफ जो फोर्सेज होता है उसको जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग को हम ये बताए थे कि 3 तरह के लॉ बनाते हैं, मतलब कि कंपोजिशन ऑफ जो फोर्स होता है उसको सोल्व करने के लिए 3 तरह के लॉ होता है। एक ट्रायंगल लॉ होता है, कौन कौन सा लॉ होता है बाबू, एक जो हमारा होता है वह ट्रायंगल लॉ होता है। इसको एकदम तीनों जो ये लॉ है बाबू इसको एकदम देख के जाना बाबू। ट्रायंगल लॉ हो गया, देखो ये देखने से ये नहीं होगा बाबू कि आपको एग्जाम में ये ही क्वेश्चन बनाओगे, इससे रिलेटेड जो भी और दूसरे भी क्वेश्चन आएंगे वो भी क्वेश्चन को तुम लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आप लोग का, मतलब कि और भी तरह के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो, मतलब कि और भी क्वेश्चन है जैसे ट्रायंगल अगर पढ़ के जाओगे उसका डेरिवेशन देख लोगे तो ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग सोल्व कर लोगे। पैरेललोग्राम लॉ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी आप लोग सोल्व कर लोगे। पैरेललोग्राम लॉ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको भी आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा जितना भी तरह का लॉ है जो बताया गया है उसको आप लोग देख कर जाना है। और आपका जो भी सहपाठी है, जो भी आपको मित्र है, उनको वीडियो शेयर जरूर करें, उनको जरूर बताएं।
तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आप लोग के लिए ये बहुत जरूरी है। और देखो बाबू, अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना बाबू, तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे। हम बताए भी कि देखो, अगर अभी तुम मजाक में लेते हो पढ़ाई को, ये नहीं कि हमको उससे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ाई को अभी मजाक में लेते हो तो आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि हम खुद डबल ई ब्रांच से हम डिप्लोमा किए हुए हैं बाबू। डबल ई ब्रांच से हम खुद भी डिप्लोमा किए हैं बाबू, मेरा डबल ई ब्रांच था। उसके अलावा बीटेक भी हम करेंटली डबल ई ब्रांच से ही कर रहे हैं, मतलब कि आज भी हमारा बीटेक जो है करेंटली डबल ई ब्रांच से ही हो रहा है। तो हम तुमको बता सकते हैं कि सेमेस्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हम भी 10 के बाद ही हम लोग डिप्लोमा हम भी किए थे बाबू, तो हमें पता है कि सेमेस्टर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, सेमेस्टर में क्या जरूरी होता है, वो आपको हम बता सकते हैं बाबू। अगर 10वां पे कर रहे हो तो तुम्हारे पास कोई भी तरह का मार्कशीट नहीं है कि तुम बरहमा के बारे में कर सकते हो कुछ भी, क्योंकि तुम्हारा जो भी होता है बाबू, बरहमा जो हमारा तुम्हारा है वह पॉलिटेक्निक ही होता है, क्योंकि 10वां के बाद अगला जो डिग्री तुम्हारा मिलेगा पॉलिटेक्निक से ही मिलेगा। और पता है कि बरहमा जो होता है 2 साल का होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। तो अगर 3 साल का अगर तुम अच्छा से तैयारी कर लोगे, 3 साल अगर अच्छा से पढ़ लोगे, तो हम आपको कह सकते हैं कि आप लोग जब पास करेगा सेमेस्टर को, तो आप अच्छा जगह पे जा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोग यही बता रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होता है, जैसे कोर्स हम लोग जो लॉन्च करेंगे अगला, जो भी आपको जो जूनियर आप लोग के आएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर आएंगे, उनको भी बताएं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पढ़ाई होता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ब्रांड है बाबू। और इस बार से आप लोग को इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे जो बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल जो कोर पेपर है आप लोग का, थर्ड सेमेस्टर जो है का जो इलेक्ट्रिकल पेपर है, वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर एक बार ध्यान में, ठीक है, तो एक बार जरूर इसको आप लोग दे शेयर करें वीडियो को, और आप लोग अपना स्कूल के जूनियर जो भी है उसको जरूर बताएं इसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे आप लोग को फर्दर नोटिफिकेशन मिलेगा। और ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आप लोग का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है और जो भी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो आप लोग पढ़े हैं, उसका अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं होगा तो वो भी नोट्स आप लोग को वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि ट्रायंगल लॉ वैलिड किसके लिए होता है। तो ट्रायंगल लॉ जो वैलिड होता है बाबू, जितने भी तरह का कॉप्लेनर फोर्स होता है और कनकरेंट जो फोर्स होता है, उसके लिए क्या वैलिड होता है, हमारा ट्रायंगल लॉ वैलिड होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉप्लेनर और कनकरेंट फोर्स। और कॉप्लेनर और कनकरेंट तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि कॉप्लेनर फोर्स क्या होता है और कनकरेंट फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसको तीनों लॉ को देख लेना बाबू, एक बार एग्जाम देने जाने से पहले जरूर देख कर जाना बाबू, एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स इन एन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो एल्जेब्रिक सम होता है किसका, तो इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारा फोर्सेस लग रहे हैं, तो वह सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक जो सम होगा, तो हम बताए थे कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, कोई भी बॉडी कहां रहता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है बाबू, वह जीरो होता है। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ जाएगा मोमेंट ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका वैल्यू क्या जाएगा, वो भी जीरो होता है बाबू। कपल का भी वैल्यू क्या होता है, रिजल्टेंट कपल भी यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। तो ये नहीं कि सम ऑफ फोर्सेस पूछा तो ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो, नहीं नहीं, मोमेंट ऑफ कपल भी जीरो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वैल्यू जीरो होता है। मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं उस पे हो रहा है, एकदम सारा चीज एकदम बैलेंस का, एकदम अस्थिर है, एकदम कुछ नहीं कर रहा है। तो वह क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया बॉडी। और इक्विलिब्रियम भी आप लोग को हम विथ डेरिवेशन सारा क्वेश्चन कराया गया है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार वीडियो को देख लें जो भी पेड स्टूडेंट है। अब आगे आप लोग देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आप लोग का आता है वह क्वेश्चन नंबर 25 आता है। 25 आता है कि बो नोटेशन जो होता है उसका क्यों यूज करते हैं। तो बो नोटेशन जो होता है उसको ट्रस एनालिसिस करने के लिए, किसके लिए बाबू, ट्रस एनालिसिस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ट्रस एनालिसिस करने के लिए, तो देखो ट्रस एनालिसिस जो होता है वह ट्रस एनालिसिस क्या होता है, ट्रस एनालिसिस क्या होता है, ट्रस एनालिसिस कहा किसको जाता है। तो देखो ये हमारा मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो कि फोर्स है, इधर मान लो कि एक फोर्स इस तरह से, इस फोर्स का वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन है। तो इस 20 न्यूटन को अगर हमको दिखलाना रहेगा, इस 20 न्यूटन को अगर हमको दिखलाना रहेगा, तो उस 20 न्यूटन को दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर नोटेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बोर नोटेशन का यूज करते हैं। मतलब कि बो नोटेशन जो होता है जिसमें कैपिटल लेटर से लिखकर हम लोग किसका यूज करते हैं, बो
नोटेशन का यूज करते हैं। बो नोटेशन जो होता है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्स होता है उसको डिनोट करते हैं। तो बो नोटेशन का किसके लिए यूज किया जाता है बाबू, तो बो नोटेशन जो होता है उसको ट्रफ एनालिसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ एनालिसिस बोलते हैं। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बो नोटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रफ एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्या आता है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 26 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तो बहुत हल्का क्वेश्चन है बाबू, आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, पता भी होगा। ठीक है, देखो फोर्स जो होता है उसका क्या होता है, तो फोर्स जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स के बारे में क्या होता है कि फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है फोर्स, फोर्स जो हमारा होता है वह एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास दोनों चीज होता है। मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ये भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है और इसको आप लोग जरूर देख कर जाएं, एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। फोर्स के बारे में हम फोर्स में बताए भी थे बाबू कि फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में बताए थे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बताए थे। ये टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जाना है बाबू, एग्जाम में जब जाओ तो ये सारा टॉपिक को एकदम कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि अगर ये सारा टॉपिक अगर आप तक कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में आप अच्छा लिख सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर देख कर जाएं, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 27 आता है। कहता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स काउज, मतलब कि मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है वह क्या काउज करता है, मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वह क्या काउज करता है, किस चीज का काम करता है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण हम लोग बताए भी थे कि कौन सा मोशन आता है, तो मोमेंट ऑफ जो फोर्स होता है उसके कारण हमारा एंगुलर मोशन आता है। कौन सा मोशन आता है, एंगुलर मोशन। जब बताया गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जब मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आप हम बताया थे कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है उसके कारण कौन सा मोशन आता है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण एंगुलर मोशन आता है। तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख कर जाएं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे हो कि जो भी हमारा क्वेश्चन जो सेट किया गया था उसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे, लेवल आप चेक कीजिएगा। एक टीचर का बस का बात नहीं है, यहाँ पे सारा फैकल्टी मिलकर हम लोग सेट करते हैं क्वेश्चन को। सारा एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सारा बताते हैं आप लोग को। तो हम लोग सारा जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम लोग का यहीं से आता है। आप लोग का पता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन सेट किया गया था, हम सबसे पहला हार्ड क्वेश्चन लिए थे बाबू। उसके बाद देखेंगे मीडियम क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं और लास्ट में हम जो है इजी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो भी आसान आसान क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम के लिए, मतलब इस लेवल में हम लोग पहले टफ से लेकर चलते हैं, फिर मीडियम में आते हैं और फिर हम लोग इजी में आते हैं। पूरा एकदम रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में आते आते क्या होता है, थक जाता है आदमी। और लास्ट में अगर हम हार्ड क्वेश्चन सेट कर देंगे तो आप लोग इतना जो भी जुड़े हुए लोग हैं वह नहीं जुड़ पाइएगा। तो अगर लास्ट में क्वेश्चन हल्का रहता तो आप लोग को भी इंजॉयमेंट आएगा, आप लोग भी खुश रहेंगे। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर एक बार देख लें आप लोग, इसको एक बार जरूर देख कर जाएं आप लोग, ये आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है आप लोग का 28 नंबर क्वेश्चन होता है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है बाबू, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है बाबू उसको कैसे ऐड करते हैं। तो सिंपली जो अलजेब्रा का रूल होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करने का काम करते हैं। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसको कैसे किया जाता है, तो जितना भी आप लोग डायरेक्ट जो अलजेब्रा का एडिशन का रूल होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपल अलजेब्रा का रूल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करने का काम करते हैं। तो ये भी आप लोग का एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देख के जाए। हाँ, और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जरूर बताएं कि कैसा आप लोग को पढ़ाई लगा, और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आज ही जाके आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 जो ऐप है, कौन सा ऐप को इंस्टॉल करना है बाबू, द
पॉलिटेक्निक, इतना तो आप लोग कर सकते हो। द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0, ये ऐप को जाके आप लोग का जो प्ले स्टोर है वहां से जाके आप लोग इंस्टॉल करें इस ऐप को, क्योंकि आगे जो भी ब्रांच आप लोग को स्टार्ट किया जाएगा, जिनका भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ाया जाता है बाबू, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो ये ब्रांड है ही, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल अभी सारा कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा, और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जाएगा वह जितना भी आपका जो भी अदर इंस्टीट्यूशन होता है उससे मिनिमम कॉस्ट पे आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये ब्रांड है, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है ब्रांड ही है हम आपका कोचिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लिए। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो आता है फनिकुलर पॉलीगन। मतलब कि फनिकुलर पॉलीगन के बारे में आप लोग को बताया गया होगा यूनिट नंबर 1 में, देखे होंगे आप लोग कि फनिकुलर पॉलीगन क्या होता है, मतलब फनिकुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, क्या होता है, और किस चीज में ये हम लोग को हेल्प करता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि फनिकुलर पॉलीगन जो होता है, अगर हमको कोई भी चीज का रिजल्टेंट निकालना रहता है, ठीक है, रिजल्टेंट के कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फनिकुलर पॉलीगन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फनिकुलर पॉलीगन के बार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप लोग देखकर जरूर जाएं। ठीक है, और सारा जितना भी ये कराया गया सारा आप लोग का प्रीवियस ईयर है, और जो भी आने वाला चांस में है, आने वाला जो अगला सेमेस्टर में इस एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देखें, जरूर इसको याद करें आप लोग। अगला जो है आप लोग का कहता है कि दो इक्वल फोर्स एक्ट एट 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा। मतलब कि दो फोर्स है बाबू, दो फोर्स है, एक मान लो कि फोर्स F1 है बाबू, और दूसरा जो फोर्स है वह F2 है। दो गो फोर्स है बाबू, एक F1 फोर्स है और दूसरा जो फोर्स हमारा क्या है, F2 फोर्स है। मतलब कि दो फोर्स के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। एक जो फोर्स दिया गया उसको F1 के बारे में बताया गया, और F2 के बारे में बताया गया है, और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, वह दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 F2 के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसके बीच का जो एंगल दिया है, मतलब इसके बीच का जो एंगल है ना, थीटा का वैल्यू जो दिया है वह 120 डिग्री दिया है। कितना दिया है थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया है। तो आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट बराबर ये फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू, रिजल्टेंट बराबर ये जानते हैं ना आप लोग, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, F1 के स्क्वायर प्लस F2 के स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 120 कॉस थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना बाबू, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मतलब कि जो भी वैल्यू आप लोग का है वह सारा वैल्यू को आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो जब वैल्यू को आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट करिएगा, वैल्यू को जब आप लोग पुट कीजिएगा, यहाँ पे पुट कीजिए, F1 की जगह पे F1 रख दीजिए, F2 की जगह पे F2 रख दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 F1 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट F1 की जगह पे F1 का स्क्वायर, ये भी F2 क्या हो जाएगा, F1 F2 का, तो ये भी F1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 F1 इंटू कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको जब आप लोग सॉल्व करिए, आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, कुछ नहीं करना है बाबू, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बताओ, 2 F1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा F1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 F1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 F1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos 120 डिग्री रख देंगे, और cos 120 डिग्री का भी वैल्यू बताएं 0.5 होता है, तो -0.5 होता है, उसको सोल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद जब आप लोग इसका सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग का इसका आंसर जो पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में है बाबू, कि आंसर पूछता है कि क्या होगा, मतलब कि दोनों जो फोर्स अगर बराबर होगा तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तो रिजल्टेंट जो बराबर होगा, वह किसके बराबर है, तो कोई भी एक जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक फोर्स होगा, यहाँ पे जो वैल्यू जो भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर दोनों फोर्स बराबर है, मतलब F1 और F2 अगर बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना वैल्यू आएगा, और वह जो रिजल्टेंट आएगा वैल्यू वह किसके बराबर होगा, किसके इक्वल टू होगा। तो वह जो इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई एक फोर्स है ना उसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू दी वन ऑफ द फोर्स
मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग को जो भी देखें, आप लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आप लोग पिछला भी देखे होंगे, पिछला भी जो भी आप लोग को बताया गया था, पिछला में भी जो भी हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, वह सारा क्वेश्चन आप लोग का उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मतलब ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये कहना बहुत गलत होता है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, मतलब कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी में कुछ ना कुछ आगे पीछे कंसेप्ट करके और आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी आप लोग को यही करना है कि जो भी आप लोग को बताया गया इस सेशन के बारे में कैसा लगा, इस सेशन को कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करें। और जिससे, और यहाँ पे आप लोग को अभी हम यहाँ पे एक व्हाट्सअप ग्रुप लिंक हम आप लोग को पोस्ट कर रहे हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उससे आप लोग को ये बेनिफिट होगा कि आप लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी तरह का दिक्कत आता हो, ऊपर में देखे होंगे आप लोग को पिन किया होगा, मैसेज किया कर दिया गया है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का। उस ग्रुप में जाकर आप लोग जुड़ जाइए। जब उस ग्रुप में आप लोग जुड़िएगा तो वहां पे आप लोग का यूनिट नंबर 1 से, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को क्या प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में, इस ग्रुप में आप लोग को जो प्रोवाइड किया जाएगा, देखिए आप लोग का जो ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमारा द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 का, द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 का, इसमें आप लोग का यूनिट नंबर 1 से लेकर, मतलब कि यूनिट नंबर 1 जो हो गया, या यूनिट नंबर जो 2 हो गया आप लोग का, या यूनिट नंबर 3 हो गया आप लोग का, या यूनिट नंबर 4 हो गया आप लोग का, या यूनिट नंबर 5 हो गया, सारा यूनिट का आप लोग का जो भी प्रॉपर नोट्स है, डिजिटल जो नोट्स है इसका, वह सारा डिजिटल नोट्स आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रुप में जो भी डिजिटल नोट्स है इसका, वह डिजिटल नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग का जो भी लेक्चर है, मतलब कि जो भी लेक्चर है, उस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वहां पे जो भी आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताया है, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पे इस ग्रुप में भी आप लोग का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस ग्रुप में जुड़ जाइए। बाकी आप लोग को सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लोग शेयर करें, आपस में स्टोरी में लगाएं। और बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एग्जाम अच्छा दें, और आपको कोई भी तरह का डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारा जो भी सब्जेक्टिव सुबह में हम आप लोग को बताए थे, और शाम के टाइम में आप लोग को अभी रात को देख रहे होंगे, रात का भी 10:30 बज गए हैं, 10:40 हो गया बाबू, अभी तक आप लोग को हम बता रहे हैं। क्योंकि आप लोग के लिए एग्जाम से हम लोग को, जैसे जितना भी तरह का और इंस्टीट्यूशन होता हुआ, एग्जाम के बारे में बच्चा को उतना नहीं सोचता जितना द पॉलिटेक्निक क्लासेस 2.0 सोचता है, कि हम लोग के बच्चा के साथ आप लोग के गेट तक खड़ा है, आप लोग के साथ, मतलब कि आप लोग गेट तक जाइए, वहां तक आप लोग मेरा वीडियो देख कर जा सकते हैं, मेरा कंटेंट देख कर जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर इसी नाम पे कीजिए आप लोग। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।